Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by With Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first regarding the rupee that has gone down as dollar has appreciated. Rupee has gone down to 87. This is the lowest I think in 20-25 years. It is the lowest that we have breached because so much appreciation of dollar. The rupee has depreciated. पहले it was 86.55 पैसे something like around that, but now it is 87. It has breached this mark of 87. So उससे हमारा क्या इम्पैक्ट रहेगा, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे. सेकेंड इज सेकेंड ऑफ योर फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. तो वेटलैंड डे के दिन जो है ये रामसर साइट, हमारे इंडिया का रामसर साइट्स को 4 इंक्रीज़ किया. नाउ टोटल रामसर साइट्स आर 89. सो ये सेकेंड न्यूज़ है इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट न्यूज़ इज ग्रीन एंड क्लीन. ठीक है, इसमें हम पीएम कुसुम स्कीम जो है उसके बारे में वी वुड लुक. ठीक है, तो तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. आज एक एक करके डाइसेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज रिगार्डिंग दी amid global tumult, rupee breaches 87 against dollar. सो यहाँ पर क्या है, इंडियन जो रुपी है वो सिर्फ ने कल जो है 49 पैसे स्लम डाउन किया. ठीक है, 49 पैसे जो है ये स्लम डाउन और ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ बिकॉज ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर्स. जितना डॉलर स्ट्रेंथन होता है उतना ही रुपी जो है यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीकेन हो जाता है. डिप्रिशिएटेड फॉर्म में जो है आपको देखने को मिलता है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही if I give you the context, you have to understand the context. What happened is Donald Trump is playing a trade war against 3 nations, currently 3 nations, and he has shown his interest in it to उसको उस जो 3 नेशन से ज़्यादा देशों के ऊपर he want to play a tariff war. He want to go for a tariff war. The 3 nations are first 2 are their borders. Okay, one is Canada, one is Mexico. तो उन दोनों देशों के ऊपर 25% का टैरिफ इंक्रीज जो है वो किया है. एंड चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ इंक्रीज है. इस टैरिफ इंक्रीज ने क्या किया है, जितने भी ग्लोबल ट्रेड है उसमें बहुत ज़्यादा डिसरप्शन काइंड ऑफ एक लाने की कुछ हो गया है. और आपके जो भी स्टॉक मार्केट्स है, जितने भी बड़े स्टॉक मार्केट जो टॉप 5 स्टॉक मार्केट्स है इन दी वर्ल्ड, बी इट सेंसेक्स, लंदन का हो या न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट हो, सब में बहुत ज़्यादा हड़कंप जो है वो मच गया है. वाई? बिकॉज ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर्स. ऐसे जो ट्रेड वॉर्स है बीट देयर नेबर्स और चाइना, इसके साथ साथ वो ये जो पूरा ट्रेड वार है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं. उसमें वो ईयू को भी शामिल यहाँ पर करना चाहते हैं कि वो जो है ट्रेड टैरिफ जो है वो ईयू पे भी सैंक्शन करे. तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, ठीक है, 25% का इंक्रीज़ का जो टैरिफ वॉर है और जो आपके चाइना पे 10% का जो टैरिफ इंक्रीज है, इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं. एंड वन सच इज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ योर एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर्स. अब डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के बारे में आपको मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है कि कैसे डेप्रिसिएशन जो है, रुपी डेप्रिसिएशन जो है, इससे क्या होता है, डेप्रिसिएशन से यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है. ये प्लीज़ याद रखिएगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज. अगर आप इसको लॉजिकली समझे तो डेप्रिसिएशन से क्या हो रहा है, हमारा रुपया जो है वो गिरता जा रहा है. उसका वैल्यू जो है पहले वो 86 था, अब वो क्या हो गया, 87 हो गया. $1 इफ आई, ठीक है, $1 पहले जब $1 वॉज इक्विवेलेंट टू 86 रुपीज़, तो हम क्या सोच, जो एक्सपोर्टर्स हैं जो बाहर से दूसरे देश से हमारे देश का सामान जो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या समझते हैं कि हमें पहले $1 पे 86 रुपीज़ का सामान मिल जाया करता था. लेट्स से $1, उससे हमें एक बर्गर जो है वो मिल जाता था. अब जैसे ही वो 87 रुपीज़ हुआ, $1 इज इक्वल टू ₹87 जैसे ही हुआ, अब वो ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं ना, सेम प्राइस पे ज़्यादा इंपोर्ट कर पा रहे हैं. तो हमारा जो एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा. ठीक है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा खरीदेंगे. ठीक है, ज़्यादा खरीदेंगे, $1 पे उनको ज़्यादा सामान मिलेगा, तो एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज होगा. लेकिन इसका एक फ्लिप साइड क्या है, हमारा इंपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. हमारा इंपोर्ट्स जो है वो अभी हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि पहले हम 86 रुपये खर्च करते थे $1 के लिए, और $1 से हमें जो सामान मिलता था वो 87 रुपीज़ से मिलेगा. सो इससे क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, बट इट विल हेल्प इन दी
एक्सपोर्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो जब एक्सपोर्ट को सहायता मिलता है हम उसको क्या कहते हैं, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं हम इसको, ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। हमारा क्या है, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। हमारा हम ट्रेड जो है वो ज़्यादा कर पाएंगे। लेट अस लुक एट द न्यूज़। द न्यूज़ क्या है, द इंडियन रुपी स्लम्प्ड जो है 0.6 और 49 पैसे, 49 पैसे जो है हमारा इंडियन रुपी जो है वो स्लम डाउन हुआ मंडे को अमिड द मेल्टडाउन ऑफ मोस्ट इमर्जिंग मार्केट करेंसीज एंड स्टॉक मार्केट्स अक्रॉस एशिया एंड यूरोप ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इम्पोज हायर टैरिफ्स ऑन कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ्स लगाने के कारण क्या हुआ, जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट्स है और करेंसीज है वो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गई, स्पेशली जो इमर्जिंग करेंसीज है लाइक रुपी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला। द रुपी विच हैड क्रॉस्ड 86 मार्क विज़-अ-वी द डॉलर ऑन जनवरी 10 क्लोज्ड एट 87.11, इतना अप्रिशिएटेड हो गया कि हमारा रुपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट जो है यहाँ पर हो गया। अब जैसे ही हमारा रुपी डिप्रिसिएशन हो रहा है, व्हाट वुड द आरबीआई डू, इट वुड इन्फ्यूज मार्केट विथ डॉलर्स के साथ इन्फ्यूज जो है वो करने लगेंगे। व्हाट इज हैपनिंग ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ इज दैट द डॉलर इज अप्रिशिएटिंग, द डॉलर इंडेक्स इज प्रिटी हाई and against all currency. It is not just the emerging market but even with the developed countries, EU में भी जो यूरो है, जो पाउंड स्टर्लिंग है, जो रबल है, ठीक है, जो येन है, ये सब depreciate कर रहे हैं in front of rupee, in front of your dollars. Today the dollar index has picked again and is above 109. Economic Affairs Secretary Sanjay Seth told the Hindu. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ जो देश है, जो डेवलपिंग देश है, सिर्फ उनको ब्रंट नहीं फेस करना पड़ रहा है, इट इज़ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो जो कि ये इस ब्रंट को झेल रहे हैं, ठीक है, दे आर फेसिंग दिस ब्रंट। टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट रेजिम्स, एक्सचेंज रेट जो रेजिम्स है आपको हम समझाते हैं। पहला है फिक्स्ड रेट एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है सेंट्रल बैंक, जो पहले हम इस टाइप में हम हुआ करते थे, फिर हमने पेग भी किया है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। फिक्स्ड रेट है, ठीक है, जिसमें सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, जो कह देगी कि भाई आज $1 इज इक्वल टू 1 रुपी है, रुपी 1, ठीक है। ऐसे अगर सेंट्रल बैंक पूरा इसको कंट्रोल करे, फिक्स करके रख दे, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सेकेंड इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या है, मार्केट डिवेन एक्सचेंज रेट है विथ नो सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। ये आप कह सकते हैं, ये यूएस का जो आप कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट है, कि इसमें पूरा मार्केट डिवेन है, कितना डिमांड हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, मार्केट में क्या शॉक्स है, क्या डिसरप्शन है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस, रुपी जो वैल्यू है करेंसी का वो फ्लक्चुएट करेगा। थर्ड इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मिक्स ऑफ मार्केट फोर्सेज एंड सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। दिस इज व्हाट इंडिया गोज फॉर। इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेक्स का कंट्रोल आरबीआई रखती है, फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल आरबीआई के पास रहता है, और उसके कारण हमारा क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। मतलब हम आरबीआई मैनेज भी करता है, और यहाँ पर क्या होता है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज होता है, ठीक है, कि प्राइस कितना इंक्रीज होगा मार्केट भी डिसाइड करता है, और साथ ही आपका आरबीआई भी इंटरवीन करता है। तो इसीलिए इंडिया किस कैटेगरी में है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। पॉजिटिव एक्सपोर्ट, इसका इफेक्ट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है कि पहले तो है बूस्टिंग, जो मैंने आपको समझाया, डेप्रिसिएशन जो है वो डोमेस्टिक गुड्स का प्राइस को चीपर कर देता है, उसके कारण क्या होगा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो जाता है, ठीक है। और क्या है, इफ द नेट एक्सपोर्ट रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टू अ वीकर रियल एक्सचेंज रेट। जो रियल एक्सचेंज रेट है वो क्योंकि वीक हो गया है, तो उसके कारण क्या होना चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। नॉमिनल डेप्रिसिएशन लीड्स टू रियल डेप्रिसिएशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जो नॉमिनल, क्योंकि डेप्रिसिएशन है ना, कि नॉमिनल रेट पे ऑन द फेस ऑफ इट क्या है कि जो हमारा जो रुपी है वो डॉलर के सामने क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू रुपी 87 हो गया। तो ये जो नॉमिनल डेप्रिसिएशन है, उसके कारण जो है रियल जो डेप्रिसिएशन है वो भी होना चाहिए। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, सबसे पहला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन दी कंट्री, जो देश है, जिस देश में भी आप रह रहे, डोमेस्टिक जो करेंसीज है और डोमेस्टिक इंपोर्ट जो है वो क्योंकि इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसके कारण क्या है, इन्फ्लेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। डेप्रिसिएशन के कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर, पीपीपी के टर्म्स में आप अगर देखें तो हमारा जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। आपको ऑब्वियसली पता होगा रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड एक्सचेंज रेट एट पीपीपी, ठीक है। मतलब पीपीपी क्या है कि आप में भी $1 इज इक्वल टू ₹87 है, लेकिन ये आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, ठीक है। दिस इज योर नॉमिनल एक्सचेंज रेट। पर पीपीपी पे क्या है, मे भी ऐसा है,
बहुत सारे कारण की वजह से क्या होता है कि आप $1 पे 87 रुपीज़ का नहीं खरीद पा रहे। मे बी आप ऐसा हो सके कि आप $1 पे ₹30 का सामान ही खरीद पा रहे। देयर कुड बी वेराइटी ऑफ रीजन। इस एक्सचेंज को कि आप $1 पे आप सिर्फ ₹30 का सामान खरीद पा रहे हैं, इस एक्सचेंज रेट को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेटेड परचेजिंग पावर पैरिटी, कि कितना हमारे पास परचेजिंग पावर है। ठीक है, हमारा परचेजिंग पावर कितना है इससे हमें पता चलता है। उसके बाद क्या है कि फर्म्स क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि इनको इन्फ्लेशन और उनका जो रिड्यूस्ड कॉस्ट है उसको इतना ज़्यादा रिकवर करना है, उसके कारण क्या होगा कि हायर कॉस्ट होगा प्रोडक्ट्स का, और उसके बाद क्या है कि जो हमारा जो रियल इनकम है वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाएगा। बिकॉज ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया ना कि जो हमारा इनकम है, जो हमारा वेज है, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। वो स्टिकीनेस के कारण क्या होता है कि हमारा जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, all right, we can move to the next news. The next news is regarding 4 more wetlands declared Ramsar sites in India ahead of World Wetlands Day. तो February 3rd को जो है ये न्यूज़ आया था कि हमने और 4 इंक्रीज कर दिया। नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स दैट इंडिया हैज़ इज 89, और ये इंडिया को 3rd रैंक पे लाता है। फर्स्ट इज आई थिंक इट इज़ ब्रिटेन, एंड सेकेंड इट इज़ मेक्सिको, एंड थर्ड इट इज़ इंडिया। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको, उसके बाद इंडिया इज़ द 3rd नंबर ऑफ हाईएस्ट रामसर साइट्स। ठीक है, इंडिया ने 4 न्यू रामसर साइट्स जो है उसको इंक्लूड किया है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया इज 89। तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा है विद 20 वेटलैंड्स, वाइल सिक्किम एंड झारखंड एडेड देयर फर्स्ट रामसर साइट्स मेकिंग सिग्निफिकेंट स्टेप इन वेटलैंड कंजर्वेशन। झारखंड में पहला और सिक्किम में भी पहला वेटलैंड है, और तमिलनाडु जो है सबसे ज़्यादा उनके पास वेटलैंड है। इट इज़ 20 वेटलैंड्स दैट तमिलनाडु हैज़। ग्लोबली मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया के पास क्या है, इंडिया का रैंक क्या है, 3rd है, क्योंकि इंडिया के पास 89 वेटलैंड्स है। ठीक है, ओवर द लास्ट डिकेड इंडियाज रामसर साइट्स हैव इंक्रीज टू 89 विद 47 मोर इन द लास्ट 3 years। 47 जो है 47 आपके ज़्यादा रामसर साइट्स ऐड हुए हैं इन दी लास्ट 3 years पे। ठीक है, 3 साल में, क्योंकि हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव 2023 में मनाया 75 के साथ, उसके बाद हमने 2024 में भी ऐड किया, और उसके बाद क्या है अब 2025 में और भी ज़्यादा हमने ऐड कर दिया, दैट इज़ 5 हमने और ऐड किया। ठीक है, 2024 में हमने 10 साइट्स ऐड किए थे और अभी हमने 4 साइट्स, तो ये टोटल 89 हो जाता है। ठीक है, जो कौन से है अगर आप देखें, न्यूली डेजिग्नेटेड जो है, पहला है, आप अगर तमिलनाडु में देखें, सक्कारा कोट्टई बर्ड सेंचुरी एंड थेरथंगल बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। ये आपको याद रखना, तमिलनाडु पे 20 रामसर साइट्स है। खेच्योपालरी वेटलैंड इन सिक्किम एंड उधवा लेक इन झारखंड। मुझे लगता है ये दोनों पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस है। आपका है खेचोपल्ली एंड उधवा लेक जो है, इन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने का, रामसर साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने का सबसे हाई चांसेस है, इसीलिए आपको इनका लोकेशन भी याद रखना है। और खेचोपल्ली जो है, इसको हम कैसे पहले ओरिजिनली कैसे जाना जाता है, खाचोतपालरी। ठीक है, खाचोतपालरी मीनिंग द हेवन ऑफ पद्मा संभवा। ठीक है, पद्मा संभवा के जो है ये इसको कहा जाता है हेवन ऑफ पद्मा संभवा, इसको पहले कहा जाता था खाचोतपल्ली। ठीक है, इट इज़ इन सिक्किम। दिस लेक इज लोकेटेड नियर दी खेचोपल्ली विलेज इन वेस्ट सिक्किम, और उसी विलेज के नाम पे अब ये जो लेक है इसका नाम दिया गया है। ठीक है, इट इज़ अ लेक। It is considered sacred by both Buddhists and Hindus and is believed to be a wish fulfilling lake। अगर उस विश लेक के पास अगर जाके आप कोई विश मांगते हैं तो उसका वो जो विश जो है आपने मांगा वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, द लोकल नेम फॉर द लेक इज शो जो शो। ठीक है, सो जो सो, इसका वो जो लेक है उसका पहला लोकल नेम क्या है, शो जो शो। ठीक है, शो जो शो का मतलब क्या है, ओ लेडी सिट हियर। ठीक है, सिट हियर। द लेक ड्रेन्स वाटर फ्रॉम रामम वाटरशेड नेम्ड आफ्टर रामम माउंटेन। ठीक है, रामम माउंटेन्स के वहाँ से जो है पानी आता है और इस लेक को फिल करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज उधवा। उधवा जो है ये झारखंड में है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड में ये लोकेटेड है, इस सेंचुरी है। ये गंगा जी जो गंगा मैया की जो नदी है उसके द्वारा जो है ये बनाया जाता है उधवा लेक बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरकनेक्टेड वाटर बॉडीज, पतौदा एंड बेरहाले विच आर लिंक्ड बाय अ वाटर चैनल। ठीक है, पतौदा और बेरहाले जो है ये 2 नदी जो है उसके कारण जो है ये उधवा जो लेक है ये बना हुआ है। ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, पतौदा, बेरहाले। ठीक है, एंड गंगा मैया के नदी पे ये बना हुआ है। रिकॉग्नाइज्ड है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया द सेंचुरी, और यहाँ पर क्या है एवियन हैबिटेट कंजर्वेशन जो है, जो बर्ड्स है उसको कंजर्वेशन जो है यहाँ पर किया जाता है नियर दी उधवा लेक। ठीक है,
सकराकोट्टई बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु में ये जो है। और ये क्या है, इरिगेशन टैंक्स के रूप में ये काम करता है, ठीक है। इट इज़ एन इरिगेशन टैंक और ये वाटर फॉर एग्रीकल्चर के रूप में देता है, ठीक है। द टैंक इज रिचार्ज बाय नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी। ये आपको ज्योग्राफी में पता होना होगा कि तमिलनाडु कब रिसीव करता है और क्यों रिसीव करता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। बिकॉज हम जितना भी देश में जितना भी हम मानसून हम एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज़ ड्यू टू दी साउथ वेस्ट मानसून। पर ये क्यों ये करता है, ये इट इज़ वेरी कोर जोग्राफी एंड यू मस्ट नो अबाउट दिस, ठीक है। ये मैं अभी आपको नहीं समझा रही, बट यू मस्ट नो अबाउट दिस। और ये क्या है, एक वाटर टैंक है, पर फिर भी इसमें बहुत सारा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पीशीज, इसीलिए क्या है, इसको भी कंजर्वेशन के लिए इसको भी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। दिस सेंचुरी लाइज अलॉन्ग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे सर्विंग एज क्रिटिकल ब्रीडिंग एंड फॉरेजिंग ग्राउंड फॉर वाटर बर्ड्स। क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, एशियाटिक बर्ड्स जो है कहाँ अलग अलग जगह पे माइग्रेट करती है, तो उसके सेंचुरी ये जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भी इसको कंजर्वेशन किया जा रहा है। बहुत सारी वाटर बर्ड्स जो है जैसे स्पॉट बिल्ड पेलिकन, एग्रेट, कॉमन माइना, ग्रे हेरॉन, ये सारी आके जो है यहाँ पर स्टे करती है ड्यूरिंग देयर माइग्रेटरी पीरियड, ठीक है। और लास्ट है थेरथंगल बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। थेरथंगल बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ, ये भी रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल ब्रीडिंग पॉइंट है ये भी, जैसे ये भी बर्ड स्पीशीज़ के लिए है, जैसे वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ठीक है, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ब्राह्मणी काइट, ये सारी चिड़िया जो है यहाँ पर आके बसती है, ठीक है। तो ये 4 हमारे थे, एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज खेचोपालरी लेक सिक्किम, ये याद रखिएगा, ये रामम माउंटेन के वहाँ से जो है रिवर आती है, ठीक है। ये वाटरशेड लोकेशन है। और फिर है उधवा लेक गंगा मैया के पास। अब पतौदा एंड बरहेले जो इंटरकनेक्टेड बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ है, वाटर चैनल्स है। थर्ड इज सकराकोट्टई बर्ड सेंचुरी रामनाथपुरम में है। ये क्या है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आता है और बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आती है। और फोर्थ इज थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, इट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु, ठीक है। सो ये याद रखना है, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लास्ट न्यूज़ की तरफ जा सकते हैं। द लास्ट न्यूज़ इज ग्रीन एंड क्लीन। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, फ्रेमवर्क, हमें क्या है, आपने पढ़ा होगा एक खनिज काबिल, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपने सुना होगा। काबिल क्या करता है, जो दूसरे खनिज विदेश लिमिटेड, ठीक है, दिस इज़ वन कंपनी खनिज विदेश लिमिटेड। ये क्या करते हैं, दूसरे देशों में जाके जो हमारा जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनको एक्वायर करता है, ठीक है। दिस इज़ वन कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये काबिल जो है ये क्या करता है, क्रिटिकल मिनरल्स जो है ना उसके लिए दे कलेक्ट क्रिटिकल मिनरल्स, लेट्स से फ्रॉम बोत्सवाना, फ्रॉम कॉन्गो, बहुत सारे देशों में बहुत सारा क्रिटिकल मिनरल पाया जाता है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और इट बी लिथियम ट्रायंगल ऑफ अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले। तो ये सारे जो जगहों से जो है क्रिटिकल मिनरल को गैदर करता है। अब क्रिटिकल मिनरल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्रिटिकल मिनरल ये है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल मिनरल वो मिनरल होते हैं कि अगर वो मिनरल हमें ना मिले तो सप्लाई चेन डिसरप्शन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, अगर हमारे पास लिथियम ना हो तो हम लिथियम से बैटरीज नहीं बना पाएंगे, हम लिथियम से चिप्स नहीं बना पाएंगे। इसके कारण क्या हो सकता है, ग्लोबल पूरे हमारे इकोनॉमी में, ग्लोबल इंटरनेशनली ये जो शॉर्टेज पड़ सकता है लिथियम का, बैटरीज का, चिप्स का, नैनो चिप्स का, उसके कारण क्या हो सकता है, एक सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। और इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को हमने आइडेंटिफाई जो है वो हमने किया है, ठीक है। सो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स होना, बिकॉज दीज आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग मिनरल्स है। जैसे हमने टैंटलम के बारे में पढ़ा है, ठीक है, टैंटलम के बारे में हमने पढ़ा है, हमने लिथियम के बारे में पढ़ा है, हमने कोबाल्ट के बारे में पढ़ा है। ये सब नहीं हो तो सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है वो क्रिएट करता है। तो इंडिया में क्या है, हम डिस्कस करें, इंडिया मस्ट फॉर्मुलेट ए क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क दैट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, ठीक है। एक तो जस्ट होना चाहिए और इक्विटेबल भी होना चाहिए। इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन इट्स अटेम्प्ट टू ट्रांजिशन टू क्लीनर फॉर्म्स ऑफ पावर इन दी पास्ट डिकेड। ऑब्वियसली हमने जो हमारे पिछले 5 डिकेड है उसके कंपैरिजन में हमने बहुत सारा चेंजेस जो है हमने लाया है। India attempted a major leap with PM Kusum scheme in 2019, a year ahead COVID-19 disruption with an outlay of 34,422 crore. PM Kusum, ठीक है, PM Kusum में जो है हम लोगों ने क्या किया है, हमारा जो PM Kusum जो है इसमें क्या है, वी आर यूजिंग सूर्य, ठीक है, कृषि जो हम लोग सन की ऊर्जा से, ठीक है,
पीएम कुसुम के तहत क्या है, वी आर यूजिंग सनलाइट और सोलर एनर्जी, जिससे हम एनर्जी जनरेशन करेंगे और उसके कारण क्या है, हमारे जो डीजल है, डीजल से लेट से हमें पहले ट्यूबवेल बोरवेल चलाते थे या ट्रैक्टर्स चलाते थे, नाउ हम क्या करना चाहते हैं कि हम सोलर जो एनर्जी है उसका यूज़ करें और हम जो है डी डीजलाइजेशन या फिर डी पेट्रोलाइजेशन जो है उसको हम शुरू करें। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल एग्जेम्प्ट 12 क्रिटिकल मिनरल्स एंड 35 कैटेगरी गुड फ्रॉम BCDs। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि but reducing the dependence for China for energy transition resources and technology would also require India showing leadership in formulating a critical mineral framework that is socially and environmentally just and during extraction and equitable in its distribution, very important। but हमारा जो reduction है, ठीक है, हमारा जो reduction रहेगा वो रिडक्शन जो है, हम चाइना पे जब हम लोग अपना जो डिपेंडेंस है उसको हम जब कम करेंगे, लेकिन वी मस्ट मेक श्योर कि हमारे जो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्टिंग द क्रिटिकल मिनरल्स, दैट शुड बी इन्वायरमेंटली एंड सोशली जस्ट। सो वाई इन्वायरमेंटली, वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट कि हम लोग माइनिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, इन्वायरमेंट को बिल्कुल डायरेक्टली हम पर पहुँचाएंगे, तो इट शुड बी इन्वायरमेंटली जस्ट। ठीक है, हम कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट करें। और दूसरा क्या है, इट शुड बी सोशली जस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर कहीं का जमीन खुदाई करें, यू आर जस्ट टेकिंग लैंड फ्रॉम समबडी एल्स, किसी और का आप जमीन ले रहे हैं, तो इट शुड बी सोशली जस्ट, इट शुड बी इन्वायरमेंटली जस्ट एंड नॉट ओनली जस्ट, इट शुड बी इक्विटेबल इन डिस्ट्रीब्यूशन। आप जो डिस्ट्रीब्यूट करें इट शुड बी इक्विटेबल एंड नॉट जस्ट कि जो जिसके पास इनकम बहुत ज़्यादा है उनके पास जो है बहुत सारा मिनरल्स जो है पहुंच पा रहा है। ठीक है, अब पीएम कुसुम के बारे में एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है, ऊर्जा इज पावर, ठीक है, एंड सुरक्षा इज सेफगार्डिंग। ठीक है, तो पावर को जो है सेफगार्ड करना है और उत्थान करना है। ठीक है, तो वी शुड ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, पीएम कुसुम को जो है 2019 में लाया गया था फॉर डी डीजलाइजेशन, फार्म सेक्टर पे डी डीजलाइजेशन करना है कि हमें डीजल का यूज़ कम करना है और साथ ही क्या करना है, इनकम ऑफ फार्मर्स को भी इंक्रीज हमें करना है। क्योंकि अगर जैसे आपने बेसिक्स भी पढ़ा होगा उसके, हमारा जो स्कीम है दैट इज़ पीएम सूर्य घर में क्या था, हम अपने घर में पैनल लगा रहे थे, हमारे घर को एनर्जी मिल रहा था, जो एनर्जी हम यूज़ नहीं कर रहे उसको हम ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दें। ग्रिड के साथ कनेक्ट करने से हम जो है लेट्स से APDCL को हम अपना पावर बेच रहे हैं, APDCL को जैसे हम अपना पावर बेच रहे हैं APDCL हमें कुछ पैसा दे देगा एक्स्ट्रा। लेट्स से आपने 20 यूनिट बेचा तो उसका 300 रुपये हो रहा है, तो APDCL हमारे अकाउंट में 300 रुपये भेज देगा। ये क्या है, दिस इज वन एक्स्ट्रा इनकम। तो सिमिलर ही तो काम हो रहा है इन दी फार्म सेक्टर ऑल्सो, कि आप फार्म सेक्टर में ऐसे लगा रहे हैं, यू आर मेकिंग वन सोलर पैनल, जितने भी आपको चाहिए आपने अपना फार्म में यूज़ किया, बाकी जितना एक्स्ट्रा बचा आप अपने APDCL या फिर जो भी एनर्जी है, जो भी डिस्कॉम से उनको आप बेच दे रहे, सो एक्स्ट्रा इनकम जो है जनरेट होगा। तो इसी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारा इनकम है फार्मर्स का वो भी इंक्रीज हो और हमारा जो फार्म सेक्टर है वो भी डीजलाइज्ड हो जाए। ठीक है, It is aimed at ensuring energy security for farmers in India, along with honoring India's commitment in the increased share of installed capacity of electric power from non-fossil fuel. Very important. हमने जो अपना promises किया था in the international arena कि we made our commitment that we would increase the installed capacity of electric power फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, विंड पावर हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो सकता है, इट कैन बी सोलर पावर से हम क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं तो हम क्या है 40% इंक्रीज करना चाहते हैं बाय 2030। ये हमारा 2015 का जो पेरिस समिट हुआ था उसमें हम लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन बता दिया था कि हम जो है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हमारा जो INDCs था उसमें हमने ये हमारा सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन था, हमने अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में ये कहा था कि हम जो है 40% से इंक्रीज करेंगे। द स्कीम aims to add solar capacity of 34,800 megawatts by March 2026 with total central financial support of 34,422 crores। ठीक है, तो इससे हम जो APDCL है या फिर जो डिस्कॉम से उनको
क्या उनको क्या मिलेगा, पॉजिटिव्स क्या है उनके लिए ये पॉजिटिव्स है कि यहाँ पर उनका जो तार चोरी होता था, और डिस्कॉम्स पे क्या होता था कि डिस्कॉम्स को ना फार्मर, पहले तो बहुत बार ऐसा होता है, आपको सुन के भी थोड़ा सा हैरानी होगा कि फार्मर्स भी बहुत क्या करते हैं कि वो जो डायरेक्टली जो है वो तार काट के दे डू दिस थिंग कि अपने फार्म पे लेके चले गए, तो उससे जो डिस्कॉम्स है उनको लॉस होता है, सब बहुत हैवी लॉस है, जितने भी डिस्कॉम्स है बहुत हैवी लॉसेज में वो रन करती है। दूसरा क्या है, दे डोंट गिव पावर टू फार्म सेक्टर, ठीक है, फार्मिंग सेक्टर को पावर नहीं देना चाहते, वाई, बिकॉज वो पैसे नहीं देते, टाइम पे वो पैसे नहीं देते, तो वो दे डोंट वांट टू गिव, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि वो जो डिस्कॉम्स को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा भरना पड़ता है, तो नहीं, अब क्या होगा कि क्योंकि फार्म एनर्जी खुद ही बना रही है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द डिस्कॉम्स ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट और एंड ऑल्सो फॉर दी फार्मर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, और अंडर दिस स्कीम अ सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी अप टू 32 or 50% ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पम्प्स एंड ऑल्सो द सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्ट एग्रीकल्चरल पंप। तो यहाँ पर जो भी सोलर पंप्स जो है, जो भी बन रहा है, वो जो पंप्स है उसमें 30 से लेकर 50% तक का सब्सिडी दिया जाएगा, ताकि वो जो पंप्स जो करंट पंप्स यूज़ किया जाता है उसमें क्या है, ट्यूबवेल है, तो ट्यूबवेल किससे चल रहा है, डीजल से चल रहा है, बट अब जो है सोलर पंप्स जो है उनको दिया जाएगा सब्सिडाइज्ड रेट में। तो हम बेसिकली गवर्नमेंट क्या करिए, इंसेंटिवाइज कर रही है, ठीक है। फर्दर फार्मर्स कैन ऑल्सो इंस्टॉल grid connected solar power plants up to 2 megawatts अंडर दी स्कीम ऑन देयर बैरन फैलो लैंड। जो भी बंजर ज़मीन है उसमें क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ग्रिड लगा सकते हैं ताकि पावर वहाँ पे जनरेट हो, जो भी बैरन या फिर फैलो लैंड है वहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट स्कीम, वेरी बिग फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रीलिम्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी अवेयर ऑफ अबाउट दिस स्कीम, ठीक है। बहुत सारी स्कीम्स है, स्पेशली फॉर फार्म सेक्टर दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.